गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो भारत का प्रेसिडेंट है यानी जो भारत का राष्ट्रपति है उसकी जो शक्तियां हैं, उसके जो पावर्स हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि अभी इसके पूर्व के वीडियो में आपने जो उसकी स्थिति है, चुनाव पद्धति, योग्यताएं आदि को पढ़ा। अब इसमें जो उसके कार्य करने के सीमा क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत रह करके वह अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है, यानी जो उसके पावर्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पे विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है क्योंकि राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उसी से जो उसकी कार्य प्रणाली है उसका पता चलता है। तो सामान्यतः जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं उसको मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक है जिसको कहा जाता है सामान्यकालीन शक्तियाँ और दूसरा है जिसे संकटकालीन शक्तियों के नाम से जाना जाता है। सामान्यकालीन शक्तियाँ वह शक्तियाँ हैं जब सामान्य परिस्थितियाँ होती हैं तब उसका इस्तेमाल राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और संकटकालीन शक्तियाँ ऐसी स्थितियाँ हैं जब देश में कोई अप्रत्याशित घटना हो जाए, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन, तो ऐसे कंडीशन में उन आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति करता है। अब यहाँ पे पहले हम जो राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ हैं उसके बारे में हम पहले अध्ययन करेंगे। तो चूँकि जो उसकी सामान्यकालीन शक्तियाँ हैं उसको मुख्यतः 5 भागों में डिवाइड किया जाता है, यानी 5 प्रकार की वह शक्तियाँ होती हैं। जिससे पहला है कार्यपालकीय शक्तियाँ, दूसरा विधायी शक्तियाँ या व्यवस्थापिका से संबंधित शक्तियाँ, तीसरा है न्यायिक शक्तियाँ, और चौथा कूटनीतिक शक्तियाँ, और लास्ट जो है वह है सैनिक शक्तियाँ। तो इस प्रकार से उनकी शक्तियों को 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। अब इसको हम एक एक को क्रम से देखेंगे। पहला जैसा कि है कार्यपालकीय शक्तियाँ। कार्यपालकीय का मतलब है जो आदेश देने का, कार्य करने की शक्ति है वह राष्ट्रपति की कहाँ तक है। तो इसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति की कार्यपालकीय शक्तियाँ आती हैं उसके अंतर्गत वह क्या कार्य करता है। तो सर्वप्रथम वह क्या करता है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, यानी लोकसभा चुनाव के पश्चात जो राष्ट्रपति है वह भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। दूसरा है प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद जो प्रधानमंत्री उसको सलाह देता है, जिन लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहता है उनकी लिस्ट वह राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति तत्पश्चात उनको मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में यानी मंत्री के रूप में नियुक्त करने का कार्य करती है। अगला है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। इसके अंतर्गत जो भारत में विभिन्न लोक सेवक होते हैं उनकी नियुक्ति करने के लिए एक केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग बनाया गया है, और उस आयोग का जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन यह मंत्रिमंडल की सलाह पे की जाती है। जैसा कि हमने पूर्व में भी आपको बताया है कि राष्ट्रपति केवल सैद्धांतिक सहमति देता है, उससे व्यावहारिक रूप से जो निर्णय होता है वह मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया जाता है। अगला है संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। संयुक्त लोक सेवा क्या होता है, अगर दो राज्य आपस में सहमत हैं वो किसी विषय पर कानून बनाने के लिए संयुक्त रूप से कोई आयोग चाहते हैं तो उसके लिए भी राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उन दो राज्यों का संयुक्त लोक सेवा आयोग भी बना सकता है, और उसमें जो अध्यक्ष होंगे, जो सदस्य होंगे, उनकी नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति ही करेगा। अगला है भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति। महान्यायवादी भारत का एक ऐसा पद है जो भारत सरकार को कानूनी सलाह देने का कार्य करता है, यानी यह भारत सरकार के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है, और इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। यह भारत का, अभी इसके बारे में आपको आगे पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा हम नहीं बता रहे हैं, केवल इसकी नियुक्ति जो है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और यह भारत सरकार का जो वैधानिक सलाहकार होता है। अगला है राज्यों में राज्यपाल, उपराज्यपाल
और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासकों की नियुक्ति, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति होती है। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे उपराज्यपाल और जो प्रशासक होते हैं उनकी नियुक्ति होती है। किसी केंद्र शासित प्रदेश में उसी पद को उपराज्यपाल कहा जाता है, कहीं पे उसी को प्रशासक के नाम से जाना जाता है और कहीं पर राज्यपाल कहा जाता है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। हमारे देश में जो न्याय प्रणाली है, न्यायिक व्यवस्था है, उसमें भी न्यायाधीशों की नियुक्ति चाहे वह सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, वो सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा ही संपादित की जाती हैं। अगला है वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। वित्त आयोग क्या है? भारत सरकार के कार्यों की जांच के लिए भारत सरकार जो विभिन्न राज्य सरकारें हैं वो जो कार्य कर रही हैं उनमें जो वित्तीय संबंध हैं, यानी जो करों का संग्रहण हो रहा है उसमें राज्य को कितना हिस्सा मिलना चाहिए, केंद्र को कितना मिलना चाहिए, इस पर सिफारिश करने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया कि हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और यह वित्त आयोग सिफारिश करता है कि राज्यों का अंश कितना हो जो केंद्र कर इकट्ठा कर रही है। तो इसके जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगला है SC, ST और अन्य आयोगों के, जिसमें OBC भी आता है, आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति। भारत में जो बहुत सारे पिछड़े हुए सामाजिक वर्ग हैं जैसे SC है, ST है, OBC है, तो इन वर्गों के सामाजिक उन्नयन के लिए संविधान में प्रावधान है कि भारतीय संसद प्रावधान करके इनके लिए अलग आयोगों का प्रावधान कर सकती है और इस आयोग के जो सदस्य होंगे वह इस विशेष समुदाय से ही लिए जाएंगे और वह इस समुदाय की उन्नति के लिए सरकार को सुझाव देंगे। तो इसमें जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही संपादित की जाती है। अगला है CAG, CAG यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसकी नियुक्ति भी भारत सरकार के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसका कार्य होता है भारत सरकार के और राज्यों की जो सरकारें हैं उनका ऑडिट करना, यानी उनके द्वारा जो एक वर्ष के अंतर्गत कर इकट्ठा हो रहा है और उसका जो व्यय हो रहा है उसकी रिपोर्ट रखना और उस रिपोर्ट को फिर राष्ट्रपति के पास प्रेषित करना। तो इसके जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति भी भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा ही संपादित की जाती है। अगला है चुनाव आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करना। जैसा कि भारत में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से ही सरकारों का चयन होता है। तो इसके लिए संविधान में प्रावधान किया गया कि भारत में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होगा और वह आयोग पूरे भारत में जो केंद्र सरकार हैं और राज्य सरकारें हैं उनके चुनाव की व्यवस्था को संपादित करेगा। तो प्रारंभिक समय में इसमें एक सदस्य होते थे, केवल वही अध्यक्ष ही होता था, एक सदस्य था, लेकिन बाद में इसमें संशोधन करके इसको 3 सदस्यीय बना दिया गया। अब एक इसमें अध्यक्ष होता है और 2 इसके सदस्य होते हैं। तो इनकी भी नियुक्ति भारत का जो राष्ट्रपति है वही यानी जो चुनाव आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति, यानी भारत में बहुत सारे भाषाई अल्पसंख्यक हैं, उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए उनके लिए भी आयोग बनाए जा सकते हैं या उनके लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति हो सकती है और यह नियुक्ति करने का कार्य भी भारत का प्रेसिडेंट ही संपादित करता है। तो अभी आपने देखा कि भारत में जितने भी संभवतः महत्वपूर्ण पद हैं जिनके द्वारा पूरे भारत में शासन व्यवस्था की जो कार्यवाहियाँ हैं उसको संचालित किया जाता है, उसको लागू किया जाता है, यानी हम कह सकते हैं कार्यपालिका का संपूर्ण संगठनात्मक ढांचा है। तो इस ढांचे में जितने भी सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं, कार्यकारी होते हैं, उन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा
संपादित की जाती हैं। तो समस्या क्या हो गई, भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालकीय शक्तियाँ हो गई। अगला आता है भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों में क्या होता है, पहले तो इसके अंतर्गत आता है भारतीय संसद का सत्र आहूत करना। भारतीय संसद का जो सत्र होता है उसको आहूत करने की जो शक्ति दी गई है वह भारत के राष्ट्रपति को दी गई है। और इसके संबंध में कहा गया कि वह जो सत्र आहूत करेगा उसमें 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होगा। यानी संसद में जो भी कार्यवाही चलती है उसको बुलाने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। इसके साथ ही जो सत्र का समापन होता है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। यानी सत्र को बुलाने का भी अधिकार राष्ट्रपति का हुआ है और सत्र को समाप्त करने का भी राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही लोकसभा का विघटन करने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। लोकसभा का विघटन वो 2 प्रकार से करता है। एक तो जब लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो जाए तो वह स्वयं से विघटित हो जाएगी, और दूसरा विघटन उस समय होता है जब प्रधानमंत्री लोकसभा को विघटित करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह दे। तो ऐसी कंडीशन में भी राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है और विघटन के बाद उसका फिर से दोबारा चुनाव होता है। अगला है संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण और विशेष संदेश भेजने का अधिकार। यानी जो संसद चल रही है उसमें राष्ट्रपति समय समय पर विशेष अभिभाषण करता है और उसमें कोई भी संदेश भेज सकता है। विशेष अभिभाषण कुछ समय पे होता है, जैसे जब नई लोकसभा चुन करके आती है तो उस समय राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है, और दूसरा विशेष अभिभाषण प्रत्येक वर्ष की जो बजट सत्र होता है उसके समय होता है। तो इन दोनों टाइमों पर विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति का होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगला है राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार। राष्ट्रपति को ऐसी शक्तियां दी गई हैं कि अगर संसद में जो उसके दोनों सदन हैं, दोनों सदन कार्यशील नहीं है, यानी एक सदन कार्यशील है या कोई भी सदन कार्यशील नहीं है, तो ऐसे दशा में राष्ट्रपति जो है वह पूरे देश के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश ऐसे होते हैं जैसे संसद के द्वारा कानून पारित होते हैं। जो शक्ति कानूनों की होती है वही शक्ति अध्यादेश की भी होती है। और यह अध्यादेश अगर राष्ट्रपति पारित करता है तो ऐसा अध्यादेश बगैर संसद से पारित हुए 6 माह तक क्रियाशील रह सकता है, और अधिकतम या 7 महीने 12 दिन तक क्रियाशील रह सकता है। अगर जैसे कि संसद राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी किया, उसके 6 महीने तक संसद का सत्र नहीं बुलाया गया, 6 महीना जिस दिन पूरा हुआ उस दिन सत्र बुलाया गया, तो उसके 7 सप्ताह के अंदर उस अध्यादेश को पारित कराना आवश्यक होता है। अगर पारित नहीं होगा तो वह अध्यादेश वहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार राष्ट्रपति के द्वारा जो पारित अध्यादेश होता है उसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है, 7 महीने 12 दिन। और यहाँ पर जो राष्ट्रपति को यह अध्यादेश की शक्ति दी गई है, यह जो भारत का अंग्रेजों के समय का संविधान बना था 1935 का भारत शासन अधिनियम, उससे यह शक्ति ली गई है। अध्यादेश की शक्ति को वहाँ से लिया गया है। इसके साथ ही विधायी शक्तियों के अंतर्गत और भी आते हैं, जैसे भारत के जो दोनों सदन हैं उसमें कुछ व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों को और लोकसभा में 2 सदस्यों को जो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य होते हैं। तो इन सदस्यों को मनोनीत करके भी वह इनके माध्यम से जो विधायी कार्य हैं उसमें अपने प्रभाव को दिखाता है। तो इस प्रकार आज हम इतनी चीज़ों का यहाँ पर अध्ययन किए। अभी इसकी बहुत सी शक्तियाँ हैं जिसको हम आगे के वीडियो में अध्ययन करेंगे, जो कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको आगामी परीक्षाओं में बार बार आपके सामने आएंगे। तो इन चीज़ों को आप लोग नोट्स बनाइएगा, सही से इसको रिवीजन करिएगा और सारी चीज़ों को याद करिएगा। धन्यवाद।